हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उसको आप दो मेजर कंपोनेंट्स या दो मेजर अप्रोचेस के अंदर आप बाइफरकेट कर सकते हो। एक अप्रोच है जिसका नाम है साइकोमेट्रिक अप्रोच या जिसको आप स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हो। दूसरी अप्रोच है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इन अप्रोचेस के अंदर, दोनों कैटेगरीज के अंदर बड़ी सारी थ्योरीज आती हैं। कुछ थ्योरीज इस वाली अप्रोच का पार्ट है और कुछ थ्योरीज इस वाली अप्रोच का पार्ट है। तो इसको हम आज के लेक्चर में अच्छी तरीके से डिकोड करते हैं। देखो, साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बड़ी सारी थ्योरीज दे रखी हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बना कि जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी हो गया कि वो बहुत सारी थ्योरीज देते हुए चले आए हैं। पास्ट ईयर से लेकर अभी तक इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था लास्ट के पार्ट में। तो ऐसा क्यों है कि इंटेलिजेंस को हम एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं? क्यों अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज निकाल रखी है, अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज कर रखी है इंटेलिजेंस के ऊपर? इसका आंसर दोस्तों ये है कि इंटेलिजेंस देखो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंस एक ईजी चीज नहीं है डिफाइन करने के लिए। आपका जो व्यू पॉइंट है इंटेलिजेंस को लेकर हो सकता है वो मेरे व्यू पॉइंट से डिफर करे। सिमिलरली ये जो डिफरेंशिएशन है ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो प्रपोज करी गई थ्योरीज है उनमें भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज देखने को हमें मिलता है कि किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के ऊपर कोई अपना एक तर्क दिया, अपना एक विचार प्रेजेंट करा, कोई अपना ओपिनियन दिया और उन सब के बेसिस पर उसने फाइनली एक थ्योरी दी। अब वो जो थ्योरी के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, हो सकता है कि दूसरे साइकोलॉजिस्ट या नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट उससे एग्री ना करें। तो वहां पर एक जो आर्ग्यूमेंट है वो नई नई थ्योरीज को बर्थ देती चली गई विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। अब क्योंकि इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन जो है इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग इमर्ज हुई हैं पास्ट ईयर से लेकर अभी तक, कंटेम्प्रेरी टाइम तक, और आज भी वो इवॉल्व हो रही है। और यही जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये थ्योरीज की फॉर्म में फॉर्मलाइज करी गई हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। अब दो ब्रॉड कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है इंटेलिजेंस की, जिनको आप दो मेजर अप्रोचेस के अंदर भी बाइफरकेट कर सकते हो। और इन्हीं अप्रोचेस के अंडर बड़ी सारी थ्योरीज आती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले अप्रोच है साइकोमेट्रिक अप्रोच या जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच का यह मानना है कि इंटेलिजेंस जो है वो है आपकी एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। आपकी जो भी क्षमताएं हैं, आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर किसी भी काम को करने की जो भी एबिलिटीज है, अगर आप सबको कंबाइन कर दो, कॉम्बिनेशन को हम लोग एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी। आपकी सारी एबिलिटीज को अगर टोटल एक जगह पर लाकर एक धागे में पिरो दिया जाए, एक बास्केट या उसकी एक कैटेगरी बना दी जाए आपकी सभी क्षमताओं की, सभी एबिलिटीज की, सभी कैपेबिलिटीज की, तो ये वाली जो अप्रोच है ये कहती है कि अगर आप सारी एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज को, टोटलिटी ऑफ एबिलिटीज को अगर आप देखते हो तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के अंदर बड़ी सारी ऐसी एबिलिटीज होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। यानी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इन एबिलिटीज को मेजर करा जा सकता है। ये सारी आपकी क्षमताएं जो है वो मेजरेबल है अगर आप इनको साथ में कंबाइन कर दो। इस अप्रोच का मेजर फोकस इस बात के ऊपर है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंटेलिजेंस के अंदर जो भी एबिलिटीज आपकी आ रही है आप उसको मेजर कैसे कर सकते हो, और वेरियस टेस्ट को डिजाइन करा जाता है और उसके बेसिस पर टेस्ट की स्कोरिंग करी जाती है। और इंडिविजुअल के बारे में यह पता लगाया जाता है कि क्या इंडिविजुअल का आईक्यू हाई है या फिर क्या इंडिविजुअल का आईक्यू जो है वो लो है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इंडिविजुअल हैज परफॉर्म्ड इन वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट, और उसका टेस्ट स्कोर कैसा आ रखा है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? इंटेलिजेंस को आप एक सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज बोलते हो। आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं, यहां पर देखो हमें शुरू में बोला जा रहा था कि टोटलिटी ऑफ एबिलिटीज, अब यहां पर थोड़ा स्पेसिफिक होकर हमें बताया जा रहा है आपकी जो दिमागी क्षमताएं हैं, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, उसको अगर आप कंबाइन कर दो और एक सिंगल इंडेक्स बना दो, एक सिंगल बास्केट या कैटेगरी बना दो जिसको आप मेजर कर सकते हो थ्रू वेरियस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, और आप उसको नापतोल कर सको उसका, ताकि आप ये पता लगा सको ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्कोर्स जो कि इंडिविजुअल को मिल रखे हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के थ्रू, उसके बेसिस पर एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस जो है वो है कैसी। तो एग्जांपल, अगर हम बात करें आईक्यू की, तो आईक्यू से रिलेटेड
जो भी टेस्ट होते हैं या किसी इंडिविजुअल पर आईक्यू से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करा गया है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उस पे फोकस करा जाएगा इंडिविजुअल पे। किस बात पे? हाउ मच इंटेलिजेंस डज अ पर्सन हैव, कितना आईक्यू है उसके पास। उस आईक्यू के स्कोरिंग के बेसिस पर यह पता लगाया जाएगा कि पर्सन के अंदर कितने हद तक इंटेलिजेंस जो है वो शामिल है। ठीक है, वहीं पर जो दूसरी अप्रोच है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस को यूज करा जाता है जो कि हम पर्सन की इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में देखते हैं। यानी कि इस अप्रोच का मेजर फोकस इस बात के ऊपर है, जैसे ये जो साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच थी, नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रक्चरल अप्रोच, यहां पर मेजर फोकस था कि इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। वहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मेन फोकस है कि इस बात के ऊपर फोकस करा जाए कि जब भी इंडिविजुअल्स कोई भी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लेते हैं, किसी चीज का तर्क देते हैं, किसी चीज अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या सोच रहे होते हैं, उनका दिमाग कैसे वर्क कर रहा होता है, उनकी इंटेलिजेंस उस टाइम पर कैसे प्रोसेसिंग में लगी होती है। ठीक है, तो कौन से प्रोसेसेस, ऐसे कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस को लोग जो हैं वो यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल रीजनिंग करते वक्त और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है इसका मेजर फोकस ये जानने के ऊपर है लोग कैसे सोच विचार करते हैं, जब वो सोच विचार कर रहे होते हैं तो कौन कौन से मेंटल स्टेप्स का लोग सहारा लेते हैं, पहला कौन सा विचार आया, एक विचार से कितने विचार बने, क्या पर्सन के विचारों का आउटकम ये निकला कि पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या फिर उसने ओवर थिंकिंग के चलते अपने आप को और ज्यादा उलझा लिया, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा जाता है। पर्सन के सामने जो भी इंफॉर्मेशन आई, मान लो कोई प्रॉब्लम आई इंडिविजुअल के सामने, वो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अब इंडिविजुअल का दिमाग कैसे चलेगा, उसका दिमाग उसको प्रोसेस कैसे करेगा ताकि वो उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसका सॉल्यूशन निकाल सके और उससे जल्द निजात पा सके। ठीक है, और प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली इंडिविजुअल सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है ये फोकस करता है बड़े सारे मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर। अब वो कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस है, जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इन सारे टर्म्स के बारे में हम पास वेरियस लेक्चर से काफी कुछ डिस्कस कर चुके, तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स पता है। ठीक है, मेजर फोकस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का इस बात के ऊपर है कि हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच पे क्या था, हम डिफाइन कर रहे थे कि इस अप्रोच का मेजर फोकस इस बात के ऊपर है कि जो स्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का वो कैसा है, लेकिन वहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ऊपर हम इस बात के ऊपर कंसर्न है कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कैसे सोच विचार करता है या करती है। तो यहां पर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरह इंटेलिजेंस की स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या उसके डायमेंशंस के इंटेलिजेंस के, हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे मेजर फोकस इस बात के ऊपर है। ठीक है, इस बात के ऊपर है कि हम लोगों के कॉग्निटिव फंक्शंस को पढ़े, उनके दिमाग कैसे चलता है किसी भी इंफॉर्मेशन जब उनको प्रेजेंट करी जाती है उसके सामने, और इंसान जो है ये अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारे प्रोसेसेस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और जो कि एक इंटेलिजेंट बिहेवियर की पहचान होती है। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पे फोकस नहीं करती है। इस अप्रोच का मेजर फोकस इस बात के ऊपर है कि हम लोगों के कॉग्निटिव फंक्शंस को समझें कि उनके दिमाग में क्या प्रक्रिया चलती है जो कि उनके इंटेलिजेंट बिहेवियर की पहचान है। तो अनलाइक साइकोमेट्रिक अप्रोच या साइकोमेट्रिक थ्योरीज जो है, यहां पर आप इसको साइकोमेट्रिक अप्रोच बोल लो या स्ट्रक्चरल अप्रोच बोल लो, बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है यहां पर हम लोग फोकस करते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, इंसान के सामने जब कोई इंफॉर्मेशन आई उसका दिमाग क्या सोच विचार कर रहा है, उसका दिमाग काम कैसे कर रहा है जब वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और वहीं पर अगर हम साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच या उससे रिलेटेड थ्योरीज की बात करें तो उसका मेजर फोकस किस बात के ऊपर होता है कि इंटेलिजेंस कैसे निकल कर आती है इंडिविजुअल की थ्रू वेरियस टेस्ट स्कोर्स। यहां पर हम टेस्ट स्कोर्स के बेसिस पर इंटेलिजेंस को जज नहीं करते हैं, हम लोगों के कॉग्निटिव फंक्शंस, उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बेसिस पर लोगों को जज करते हैं कि एक इंडिविजुअल के सामने जब कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने अपना दिमाग कैसे चलाया, क्या सोच विचार करा, उनके दिमाग में उस टाइम पर चल क्या रहा था
जिससे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। ठीक है, अब एक एग्जांपल देकर हम इसको इजी तरीके से समझते हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कैसे एक इंडिविजुअल को देखेगी अगर एक सिचुएशन हम सामने रखें। तो फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने जिन्होंने सेम मार्क्स प्राप्त करे हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। इस लड़के के 100 में से 80 मार्क्स आए और इस लड़की के भी 100 में से 80 मार्क्स आए। दोनों के मार्क्स इक्वल हैं मैथ्स के एग्जाम में। अगर आप साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात को मानो, साइकोमेट्रिक अप्रोच इन दोनों के मार्क्स को कैसे देखेगा, ये वाला अप्रोच, तो इनके मार्क्स को अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक अप्रोच देखा जाएगा ऐसे कि दोनों इंडिविजुअल्स के पास सिमिलर इंटेलिजेंस है क्योंकि दोनों के स्कोर इक्वल है। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये कहेगी कि क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट्स के, इस लड़के और लड़की के 80 मार्क्स आए हैं, इसके भी 80 मार्क्स आए हैं, 100 में से दोनों के सेम मार्क्स हैं 80-80, तो यानी कि उनका इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन वहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो उनके स्कोर कार्ड से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है। यहाँ पर स्कोर कार्ड से उनको फर्क नहीं पड़ता कि मतलब इंडिविजुअल के मार्क्स कितने आ रखे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंतर्गत जो भी साइकोलॉजिस्ट होंगे या उनकी जो भी थ्योरीज होंगी, उनका मेजर फोकस इस बात के ऊपर होगा कि कैसे हर एक स्टूडेंट ने अपने अपने जो उनको क्वेश्चन पेपर मिला था अपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे उन्होंने वेरियस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करा। जो कि मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं आप जानते हो वो प्रॉब्लम सम्स होते हैं ना, तो उन्होंने कैसे उसके ऊपर सोच विचार करा, क्या उनके दिमाग के अंदर चल रहा था, कितना वो रिकॉल कर पाए और कैसे वो राइट आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का ये मानना है, हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हो थ्रू लॉजिकल रीजनिंग और वहीं पर दूसरे इंडिविजुअल ने जो फॉर्मूले वो याद करके गया था घर से या गई थी उसके बेसिस पर उन्होंने जो मैथ्स का जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकाल लिया हो। तो ये जो अप्रोच है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये थिंकिंग के प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है वाली अप्रोच, नॉट जस्ट द फाइनल स्कोर। फाइनल स्कोर को इंपॉर्टेंस देने वाली जो अप्रोच है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, लेकिन वहीं पर इंसान ने सोच विचार कैसे करा, क्या उसने लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लिया मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे इस लड़के ने लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लिया तो उसके 80 मार्क्स आ गए। 80 मार्क्स इस लड़की की भी आए, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लेते हुए नहीं, इसको सारे के सारे जो फॉर्मूले थे मैथ्स के जो भी इसके एग्जाम के अंदर आने वाले थे वो उसको रटे हुए थे। तो दोनों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से थिंकिंग प्रोसेस को यूज करा और दोनों का स्कोर सेम आया। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। और मैंने आपको पहले भी बताया था साइकोलॉजी में दोस्तों प्रोसेसिंग का यह मतलब होता है आपके पास अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है, कोई बात आपसे कही गई है, उस बात को सुनकर, देखकर, परखकर आपका दिमाग जो है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ऊपर मेजर फोकस हमारा इसी बात के ऊपर है कि इंसान सोच विचार कैसे करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इंटेलिजेंस के टेस्ट स्कोर्स कितने आए हैं, हम इन लोगों को मेजर कैसे कर सकते हैं, इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ इस बात के ऊपर कंसर्न नहीं है। इन तीनों चीजों का मेन कंसर्न जो है वो जुड़ा हुआ है साइकोमेट्रिक अप्रोच से या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच से। इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये वाली अप्रोच इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा कंसर्न है और ये वाली अप्रोच जो है इंफॉर्मेशन की प्रोसेस के ऊपर यानी कि इंसान के थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर ज्यादा कंसर्न है। ठीक है, अब दोस्तों हम जो भी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो थ्योरीज होंगी वो साइकोमेट्रिक अप्रोच की या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच की थ्योरीज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी थ्योरी है एल्फ्रेड बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या जिसको हम लोग वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यूनि का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज को कहते हो कि कोई भी चीज एक है, वन है। ये है थ्योरी, एल्फ्रेड बिने ने प्रपोज करी थी। इसका नाम इनका नाम आपको पहले भी बताया था मैंने। तो इनकी थ्योरी का नाम है, आप उसको यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोल लो या वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोल लो। बेटर ये होगा कि आप अपने एग्जाम में स्लैश डाल के लिख कर आओ ताकि दोनों नाम एक ही जगह पर कवर हो जाए। तो एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरी जो दी थी, ये इसमें इनका पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन था, यानी कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू प्रपोज इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, एल्फ्रेड बिने से पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने
इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज करा इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, कि इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है जब भी उसके सामने कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने, इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को लोगों के अंदर, इस मेंटल ऑपरेशंस को कैरी लोग कैसे करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस को लोग कैसे कैरी करते हैं। इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। मेंटल ऑपरेशंस का सिंपल मतलब है कि लोग अपने सोच विचार कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर मेंटल ऑपरेशंस को आप लोग कॉग्निटिव फंक्शंस भी कह सकते हो, जो कि एक तरीके से पहचान है इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस की। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने फॉर्मलाइज करा। अब दोस्तों क्या मतलब है कि फॉर्मलाइज करा? तो एल्फ्रेड बिने से पहले जब इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं दी थी, और इससे पहले जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो दुनिया में जो पनप रहा था, तो इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को जनरली फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट माना जाता था। वो फिलोसफिकल राइटिंग्स के अंदर बहुत सारे फिलोसफर्स ने डिस्कस करा था, और लोग उसके पीछे जनरल आइडिया प्रपोज करते थे कि इंटेलिजेंस ये है, इंटेलिजेंस वो है। साइंटिफिक तरीके से कोई नहीं बता पाता था कि इंटेलिजेंस क्या है। तो एल्फ्रेड बिने ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं। और ये वाली बात उन्होंने हवा में नहीं कही, इन्होंने इसको एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रपोज करा। ठीक है, इन्होंने जो भी अपने तर्क दिए कि इंटेलिजेंस एक मेजरेबल क्वालिटी है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसको इन्होंने फिलोसफिकल या जर्नल आइडिया के तौर पर प्रेजेंट ना करते हुए एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के तौर पर प्रेजेंट करा। ठीक है, तो ये जो एल्फ्रेड बिने की यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। जब एल्फ्रेड बिने ने अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं दी थी, उससे पहले इंटेलिजेंस जो है वो फिलॉसफी का पार्ट था। और फिलॉसफी एक ऐसा डोमेन होता है दोस्तों जहां पर आपका कोई एक तर्क होता है, कोई एक ओपिनियन होता है किसी चीज को लेकर, और आप सोच विचार करते रहते हो। वहां पर आप साइंटिफिक तरीके से किसी चीज को प्रूव नहीं करते हो, आप अपने ओपिनियन के बेसिस पर एक बात को खींचते हो। तो पहले इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो दुनिया में था, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं था, वो फिलोसफिकल डिस्कशंस का पार्ट था। अलग अलग कल्चर के अपने खुद के आइडियाज से इंटेलिजेंस को लेकर, एक कल्चर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है, वहीं पर दूसरे कल्चर के लोग ये मानते हैं कि उनके कल्चर में इंटेलिजेंस कुछ और एबिलिटी है। और कोई भी साइंटिफिक मेथड अवेलेबल ही नहीं था दुनिया में इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो एल्फ्रेड बिने की जो थ्योरी आई, यूनी फैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये बहुत एक सिंपल अप्रोच एल्फ्रेड बिने ने पहली बार दी। और एल्फ्रेड बिने ने ये थ्योरी इसलिए दी क्योंकि एल्फ्रेड बिने एक चीज में बड़ा इंटरेस्टेड था। उसको हमेशा से जानने में क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ लोग जो है वो कम इंटेलिजेंट है। तो वो डिफरेंशिएट करना चाहता था मोर इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स को फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स। तो वो जानना चाहता था इसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं किसी डोमेन के अंदर और कुछ लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो बिने ने एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करा ताकि हम इंटेलिजेंस को स्टडी कर सके, और वही साइंटिफिक फ्रेमवर्क को हम लोग कहते हैं यूनी फैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब समझते हैं हम एल्फ्रेड बिने की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। एल्फ्रेड बिने का ये मानना था, ध्यान से सुनना, एल्फ्रेड बिने का ये मानना था कि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस है ना, वो एक वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज से बना हुआ है। यानी कि एल्फ्रेड बिने ये कहता था कि हमारा इंटेलिजेंस एक बास्केट है, उसके अंदर बहुत सारे प्रकार की एबिलिटीज हैं जो कि एक साथ हमने ठूस कर भर दी हैं। अब अगर हम किसी भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, कोई भी इंफॉर्मेशन को अप्रोच करेंगे तो उसी सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज के साथ हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये सारी की सारी थ्योरीज मैंने आपको बताया ये साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच का पार्ट है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हम डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि विद इन द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस दो मेजर अप्रोचेस हैं। एक तरफ है साइकोमेट्रिक अप्रोच है जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच का मेजर फोकस इसी बात के ऊपर था कि इंटेलिजेंस जो है इट इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, एल्फ्रेड बिने भी कुछ ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारा वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज से बना हुआ, यानी कि एक जैसी एबिलिटीज हैं सारी की सारी। अब ये जो एबिलिटीज हैं, अभी दोस्तों आपको इससे एग्री नहीं करना है, इस थ्योरी से भी आपको एग्री डिसएग्री नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि एल्फ्रेड बिने का क्या व्यू पॉइंट था, क्या इनकी थ्योरी को लेकर क्या इनको कुछ क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले, और इसके ऑल्टरनेटिव में कोई थ्योरी आई कि नहीं आई, वो आप तभी समझ पाओगे। पहले आप इनकी पूरी बात को समझो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात इन्होंने ये कही, इंटेलिजेंस जो है वो हमारी वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी है। ये जो एबिलिटीज है हमारी कॉमन बास्केट ऑफ एबिलिटीज जो है हमारा,
ये लोगों की मदद करता है, ठीक है, ताकि लोग जो है क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को इन देयर एनवायरनमेंट। यानी कि एल्फेबेने का ये मानना था इंटेलिजेंस के अंदर हमारी जो एबिलिटीज हैं उन सारी एबिलिटीज का निचोड़ निकालकर हमारे आसपास जो सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल उन सबको एक ही अप्रोच के साथ सॉल्व कर पाएगा। इस थ्योरी को हम लोगों ने नाम दिया, ठीक है, एल्फेबेने ने खुद ही वैसे नाम दिया था और दुनिया ने इसको जाना विद द नेम ऑफ यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या जिसको हम वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक ही सेट ऑफ सिमिलर एबिलिटीज की बात करी थी जिस अप्रोच का सहारा लेते हुए इंडिविजुअल अपने सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एल्फेबेने का ये मानना था हम सबके पास एक जर्नल मेंटल एबिलिटी होती है, यानी कि आपके पास जो मेंटल एबिलिटी है वो है आपकी एक, मेरे पास एक है, किसी और के पास एक है, ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर के लिए। अगर पर्सन अकॉर्डिंग टू एल्फेबेने, अगर एक पर्सन इंटेलिजेंट है एक एरिया में, एक डोमेन में, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाकी इंटेलेक्चुअल टास्क को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेगा या कर लेगी। अब आप मुझे बताओ ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो जाओ, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप म्यूजिक में भी अच्छे हो जाओ, अगर आप म्यूजिक में अच्छे हो तो आप कुकिंग में भी अच्छे हो जाओ? ऐसा होता है क्या कि अगर आप किसी एक एरिया के अंदर इंटेलिजेंट हो तो आप बाकी सारे इंटेलेक्चुअल टास्क में भी उसी इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ फंक्शन कर सको, परफॉर्मेंस अपनी दिखा सको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें एल्फेबेने की यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, या तो मैथ्स में या साइंस में या लिटरेचर या लैंग्वेज में या रीजनिंग में, यानी कि एक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह देने में, या फिर इन सारे सब्जेक्ट्स में एक साल मान लो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एकेडमिकली स्टूडेंट ब्राइट है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू एल्फेबेने अगर जो होगा वो क्या बोलेगा ऐसे स्टूडेंट को कि ऐसा स्टूडेंट जनरली इंटेलिजेंट है क्योंकि ये इसकी ओवरऑल एक मेंटल एबिलिटी है। तो ऐसे स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन ये लगाई जाएगी एल्फेबेने की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये स्टूडेंट बाकी सारे डोमेन्स में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, चाहे भले यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा रहता, कुकिंग लिखा रहता, म्यूजिक लिखा रहता या कोई भी एक्टिविटी लिखी रहती। अब हम जानते हैं दोस्तों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि अगर हम किसी एक फील्ड में अच्छे हैं तो हम बाकी सारे फील्ड में उतने ही अच्छे हो जाएं। अगर आप स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो तो पढ़ाई में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट होगे, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए एल्फेबेने की थ्योरी को दोस्तों चैलेंज करा गया। जो दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट से जब उन्होंने एल्फेबेने की इस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को समझा तो उन्होंने ये तर्क दिया, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, एल्फेबेने ने जो इंडिविजुअल्स के ऊपर जो डेटा जो दिया था अपना उसको एनालाइज करा, ठीक है, और एल्फेबेने ने अपने जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे उसके बेसिस पर जो भी डेटा कलेक्ट करा था बाकी साइकोलॉजिस्ट ने उसको एनालाइज करा, पढ़ा, और बाकी साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं एक एरिया के अंदर, लेकिन दूसरे एरियाज के अंदर वो लाइफ में एवरेजली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एक जनरल एबिलिटी है, जैसे एल्फेबेने कह रहा है ना कि हमारे अंदर एक सेट ऑफ जनरल एबिलिटी होती है और उसी जनरल एबिलिटी से हम लाइफ में सारी फील्ड में एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो भी खतरे होते हैं हम सबको सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी के साथ अप्रोच करते हैं। ऐसा तो नहीं होता। देखो बहुत सारी लाइफ में दोस्तों आपके और हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम सारी सिचुएशंस के अंदर क्या सेम दिमाग लगाते हैं? क्या सारी सिचुएशन के लिए उतना ही मेंटल ओवरलोड लेना पड़ता है हमें? ऐसा तो नहीं होता ना। तो बाकी साइकोलॉजिस्ट का ये कहना था, एल्फेबेने जिस एक जनरल एबिलिटी के बारे में, वन सेट ऑफ जनरल एबिलिटी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा है, दैट अलोन कुड नॉट एक्सप्लेन और इंटेलिजेंट परफॉर्मेंसेस, हमारी लाइफ की सभी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता सिर्फ एक जनरल एबिलिटी के द्वारा, कि हमारी एक जनरल एबिलिटी है किसी एक फील्ड में और हमारा एक्सीलेंट बिहेवियर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा बाकी सारी फील्ड में। ऐसा नहीं होता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने, एल्फेबेने ने तो पहली बार इंटेलिजेंस की कोई थ्योरी दी थी, इसको इम्प्रोवाइज करते हुए जब बाकी साइकोलॉजिस्ट ने इसके इंटेलिजेंट टेस्ट के बेसिस पर इसका जो डेटा था उसको एनालाइज वगैरह करा और उन्होंने बोला कि एल्फेबेने गलत बोल रहा है कि हम अगर एक फील्ड में इंटेलिजेंट हैं तो बाकी सारी फील्ड में ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। अगर एक सिचुएशन को अगर हम एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी के साथ एक इंटेलेक्चुअल
एबिलिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सारी सिचुएशंस को, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हम सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी के साथ उसको अप्रोच करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने और डिटेल्ड थ्योरीज दी एज एन ऑल्टरनेटिव टू एल्फे बिने की यूनिफैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और थ्योरीज निकल कर आई। ठीक है, तो एल्फे बिने की थ्योरी का नाम क्या था, ध्यान से देखो, यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब एल्फे बिने को सबसे पहले जो चैलेंज करा, ठीक है, वो करा गया एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जिसका नाम था चार्ल्स स्पियर्समैन। ठीक है, एक के बाद एक हर एक दूसरे को कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता चला जाएगा, और ऐसे करते करते आपको साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर 5 मेन थ्योरीज देखने को मिलेगी इंटेलिजेंस की। ठीक है, आपने पहली जान ली है एल्फे बिने की यूनिफैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरी है चार्ल्स स्पियरमैन की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एल्फे बिने ने यूनिफैक्टर या जिसको हम कहते हैं वन फैक्टर की बात करी थी कि हमारे अंदर एक जर्नल एबिलिटी का सेट होता है, उसी सेट के अकॉर्डिंग हम हर एक एरिया में अपना इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाते हैं, या फिर हर प्रॉब्लम को उसी जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर चार्ल्स स्पियरमैन कहता था कि हमारे अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस के। तो 1927 में चार्ल्स स्पियरमैन ने एक थ्योरी प्रपोज करी इंटेलिजेंस की जिसका नाम था टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसने अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में एक स्टैटिस्टिक्स के टूल का इस्तेमाल करा। जैसे इकोनॉमिक्स के साथ दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है ना, डिसिप्लिन होता है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर आप बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, इनके बारे में स्टडी करते हो। तो उसने एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टूल, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक दी, या आप उसको मेथड भी बोल सकते हो, और उसको नाम दिया, उस मेथड को नाम दिया गया फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, इसने बोला ना कि यहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के, उसको मेजर करने के लिए इसने एक स्टैटिस्टिकल टूल दिया जिसको बोला जाता है फैक्टर एनालिसिस। तो आगे बढ़ने से पहले और इसके 2 फैक्टर्स और 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को समझने से पहले सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, जो कि इसके द्वारा दिया गया एक स्टैटिस्टिकल टूल था। फैक्टर एनालिसिस चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा प्रपोज करा गया एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड था जिसको यूज करा गया इस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कॉमन सेट ऑफ एबिलिटीज होती है। ठीक है, और ये हम एबिलिटीज को जान कैसे पाएंगे, सिंपल, अलग अलग टेस्ट स्कोर जो इंडिविजुअल पे कंडक्ट करा जाएगा, और उन टेस्ट स्कोर्स के बेसिस पर जो इंडिविजुअल को जो स्कोरिंग दी जाएगी, जो नंबर्स दिए जाएंगे, एक इंडिविजुअल का टेस्ट स्कोर हो सकता है ज़्यादा हो, दूसरे इंडिविजुअल का टेस्ट स्कोर कम हो, तो ऐसे करते हुए हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर एनालिसिस एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड निकल कर आया जिसको यूज करा गया चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा अपनी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कॉमन अंडरलाइंग एबिलिटीज, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कॉमन एबिलिटीज हैं जो सबके पास कॉमन है, आपके पास है, मेरे पास है। ठीक है, ताकि हम एनालाइज कर सकें, हम उनको जान कैसे सकते हैं उन एबिलिटीज को, बाय एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट टेस्ट स्कोर्स। कि अगर टेस्ट स्कोर अगर निकाला जाए तो वो जनरल एबिलिटी को हम जनरल इसलिए कह रहे हैं कि आपका भी टेस्ट स्कोर उतना ही आएगा उस एबिलिटी को लेकर जितना मेरा आएगा, जितना किसी और पर्सन का आएगा। तो लगभग पूरी दुनिया के पास कुछ ना कुछ जनरल एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक जो स्टूडेंट है अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है या करती है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, और उसके साथ वो रीजनिंग में भी बहुत अच्छे हैं, तो फैक्टर एनालिसिस ये कहेगा कि यहाँ पर एक अंडरलाइन कॉमन फैक्टर छुपा हुआ है कि एक इंडिविजुअल जो है वो मैथमेटिक्स के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग में भी अच्छा है, तो यानी कि उसके पास एक लॉजिकल मैथमेटिकल एक इंटेलिजेंट बिहेवियर की एक एबिलिटी होगी उसके पास। ठीक है, अब हम डायरेक्टली समझते हैं फैक्टर एनालिसिस क्या है। हम समझ गए स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके बेसिस पर चार्ल्स स्पियर्समैन हमें ये बोलते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कुछ कॉमन एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, उसको हम टेस्ट स्कोर के बेसिस पर जान सकते हैं। तो उन्होंने कौन से 2 फैक्टर्स के बारे में बात करी, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पियरमैन इन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्होंने बोला एक फैक्टर है जी फैक्टर, जी की फुल फॉर्म है जर्नल फैक्टर, और दूसरे इन्होंने बोला इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं कुछ एस फैक्टर, और एस का मतलब है, एस की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर तो सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, इस पृथ्वी पर 99% ह्यूमन बीइंग्स के पास है, जो आम एक्टिविटीज हम करते हैं। जैसे
मेजॉरिटी ऑफ द लोग पृथ्वी पर साइकिल चला लेते हैं, ठीक है, वो गाड़ी चला लेते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, खाना हल्का फुल्का बना सकते हैं, चाहे भले वो ब्रेड सेक ले, मैगी बनाने अपने लिए, चॉकलेट शेक बना ले, बनाना शेक बना ले। तो ये तो कुछ मतलब जनरल एबिलिटीज होती है जो सबके पास है। ऐसी एबिलिटीज को उसने नाम दिया जनरल फैक्टर, और इसको हम फैक्टर एनालिसिस के थ्रू टेस्ट स्कोर करते हुए निकाल सकते हैं। लेकिन वही टेस्ट स्कोर्स, वही फैक्टर एनालिसिस के थ्रू हमें यह भी पता लगेगा कि इंसानों के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज भी होती है दोस्तों जो सबके पास कॉमन नहीं है। वो कुछ लोगों के पास बहुत स्पेशलाइज तरीके से, और कुछ लोग उसके लिए, उस एबिलिटी के लिए गिफ्टेड इंडिविजुअल हैं, ठीक है, भगवान के द्वारा भेजे गए। तो जिसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज है जो बहुत कॉमन नहीं है, वो गिने चुने इंसानों में है, तो ऐसी एबिलिटी को बोला गया स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एस फैक्टर, ठीक है। अब हम इसको डिटेल तरीके से समझते हैं। तो जी फैक्टर्स यानी कि जनरल फैक्टर, ये एक ऐसे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मेंटल ऑपरेशन मतलब ऐसे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, लोगों का दिमाग ऐसा चल रहा है कि यहां पर कुछ हमें बहुत यूनिक नहीं लग रहा। वो जो सामने वाला कर सकता है अपने दिमाग को चलाकर, उतनी एक्टिविटी मैं भी कर सकता हूं, उतनी आप भी कर सकते हो, उतना कोई और भी कर सकता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब ये आपको आम तरीके से देखने को मिल जाएंगे, एंड दे आर कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस, ठीक है। सभी इंडिविजुअल्स के पास मतलब ये चीज देखने को मिलेगी आपको। तो जनरल फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मेंटल एबिलिटीज को जो कि कॉमन है टू ऑलमोस्ट ऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या फिर एक्टिविटीज। यानी कि जितना दिमाग आपका काम करता है किसी की एक्टिविटी में, जितना मेरा करता है, जितना किसी और का करता है, जनरल तरीके से जो हम अपने टास्क को लाइफ में परफॉर्म करते हैं कि जितना काम आप कर लेते हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, उतना मैं, उतना कोई और, पृथ्वी में बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोगों के अंदर जो एबिलिटीज है, जैसे नहाना, खाना पीना, वॉशरूम जाना, अपने कपड़े प्रेस करना, मैगी बना लेना, वेनिला शेक, चॉकलेट शेक बना लेना, ठीक है, कुछ भी ऐसे, ये साइकिल चला लेना, बाइक चला लेना, गाड़ी चला लेना, तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर हमें कॉमन तरीके से देखने को मिलता है। इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को, ऐसी मेंटल एबिलिटीज को हम लोग नाम देते हैं जी फैक्टर, ठीक है। तो जी फैक्टर के अंदर ऐसी जर्नल थिंकिंग एबिलिटीज आती हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन में लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये कोई यूनिक नहीं है, ये सारे इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हल्की फुल्की लॉजिकल रीजनिंग तो कोई भी कर लेता है, ठीक है, चीजों को समझना, लर्न करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीजें अगर छोटे मोटे लेवल की हैं, ये तो संसार में कोई भी परफॉर्म कर लेगा। लेकिन वहीं पर जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है यानी कि एस फैक्टर्स, तो जी फैक्टर्स के अलावा चार्ल्स स्पीयरमैन का ये मानना था कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास बड़ी सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है। तो बिसाइड जनरल फैक्टर, स्पीयरमैन ने प्रपोज करा स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये एक ऐसी एबिलिटीज होती है विच आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर टास्क। ये हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, ये कुछ इंडिविजुअल कुछ टास्क में बहुत माहिर है, वो उन्हीं के पास पाई जाएगी ये वाली एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है गाना गाने में, ठीक है, सिंगिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, एथलेटिक्स, इन सब में ये हर किसी के पास नहीं होगी। तो एक्सीलेंट सिंगर जो है, एक्सीलेंट आर्किटेक्ट जो है, जो साइंटिस्ट हैं, एथलीट्स हैं, उन सबके पास हाई लेवल का जनरल फैक्टर तो होगा ही, ठीक है, कि छोटा मोटा जो टास्क आप और मैं परफॉर्म कर पाते हैं वो तो ये भी परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, खाना पीना नहाना धोना ये सब लोग ये परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इन सब के पास है जनरल फैक्टर, इनके पास भी हमारे पास भी है, लेकिन इनके पास स्पेशल क्या है जो हमारे पास नहीं है, वो है एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। इनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं जो कि इनको हेल्प करती हैं कि ये अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में, अपनी खुद की फील्ड में एक्सेल कर सके, उसमें एक मुकाम हासिल कर सके। आप एक बात बताओ मुझे, खुद से नहाना, खुद से वॉशरूम जाना, खुद से खाना बनाना, हल्का फुल्का ही सही, चाहे मैगी क्यों ना आप बना लो, ये आप भी कर सकते हो जितना एक साइंटिस्ट कर सकता है। लेकिन क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हो? क्या आप एक सैटेलाइट डिजाइन कर सकते हो? क्या आप रनिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकते हो? क्या आप एक बिल्डिंग बना सकते हो बुर्ज खलीफा जैसी? क्या आप हनी सिंह जैसे एक सिंगर हो सकते हो? नहीं, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंडिविजुअल्स के पास स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है जिसको हम एस फैक्टर कहते हैं, स्पेशल एबिलिटीज है ये उन इंडिविजुअल्स की, जिसके बेसिस पर वो एक रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर एक्सेल करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम देखें स्पीयरमैन की थ्योरी का, इमेजिन करो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है
वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके साथ साथ म्यूजिक में भी वो बहुत अच्छा है। तो आप हो सकता है कि क्लास के टॉपर हो, लेकिन वहीं पर कोई दूसरा इंडिविजुअल है वो म्यूजिक में भी बहुत उतने टॉपर है, लेकिन आप ना हो। तो यहाँ पर जनरल एकेडमिक सक्सेस जो है, ऐसे तो क्लास के बहुत सारे टॉपर होंगे, बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते होंगे, तो वो हो गया जी फैक्टर। इस पृथ्वी में बहुत सारे लोगों के ऑन एन एवरेज, बियॉन्ड एवरेज अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये कोई बहुत यूनिक चीज नहीं है कि अरे यार वो तो क्लास का टॉपर है, उसके तो बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये एक जनरल चीज है, लेकिन म्यूजिकल टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, वो एक एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर है। वहीं पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो स्टडीज में बहुत अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी वो उतना ही बेहतरीन है जितना वो अपने स्टडीज में है। तो ओवरऑल एकेडमिक एबिलिटी जो है इस इंडिविजुअल की, वो है इसका जनरल फैक्टर, लेकिन जो इसके अंदर स्पोर्ट्स का जो टैलेंट है वो है इसका एस फैक्टर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आज की क्लास में दो थ्योरीज पढ़ी, एक एल्फ्रेड बिनेट की यूनिफैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और दूसरी चार्ल्स स्पियर्समैन की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करा था जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। और भी थ्योरीज हम जानेंगे, 3 और थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच का पार्ट है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।